मीरास के मसले को जब हम लिखेंगे, हल कर लेंगे, हल करने के बाद जब फतवा लिख कर देंगे तो जवाब आपने किस तरह लिखना है। तो जवाब लिखने का तरीका ये होता है, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने सवाल किया था आपसे कि मौलाना साहब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और उनके वरासा के अंदर उनकी बेवा हैं, 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, मीरास इनके दरमियान में किस तरह तकसीम होगी। तो आपने सबसे पहले जब जवाब लिखें, पहले तो अपना जिस तरीके से रफ़ के अंदर अपना मसला हल कर लेना, किसी रफ़ के अंदर कागज़ के अंदर कि बेवा हो, बीवी हो, 3 बेटे बेटियां हो तो मसला किससे बनता है, कैसे कैसे, वो पूरा मसला आपने हल कर लेना है। हल करने के बाद जब आप जब फतवा लिखने के लिए बैठोगे, जवाब लिखने के लिए बैठोगे तो आपके लिए जवाब बिल्कुल आसान ये होगा। आपने अल जवाब हामिदों व मुसल्लियन, ठीक है भाई, लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आप जो तहरीर शुरू करोगे वो तहरीर यहाँ से शुरू होगी। मरहूम ने बवक्त इंतकाल जो जायदाद मनकूला, मैंने मनकूला लिखा। अब इसके बाद जो है ना एक ब्रैकेट हम बना देंगे। मनकूला के अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सोना, चांदी, ठीक है, घरेलू साजो सामान, ठीक है। मनकूला का मतलब जो मुंतकिल हो जाता है, सोना है, चांदी है, ज़ेवरात हैं, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने सोना चांदी लिख दिया, आप ज़ेवरात भी इसमें लिख सकते हैं। सोना चांदी ज़ेवरात, घरेलू साजो सामान, बिस्तरे हैं, चारपाई है, कपड़े हैं, जूते हैं, जो चीज़ें भी हैं। मैं एक मुख्तसर आपने मनकूला लिख दिया, ये एक थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दी कि जो यानी ये चीज़ें, ठीक है भाई। व गैर मनकूला, ठीक है। अब गैर मनकूला के बाद दोबारा इस तरीके से आपने ब्रैकेट बनाना है। इसके अंदर क्या चीज़ आएगा? ज़मीन, मकान, दुकान, ठीक है भाई, फ्लैट, ठीक है, ये वगैरह वगैरह, आगे वगैरह लिखते हैं आप। मरहूम ने बवक्त इंतकाल जो जायदाद मनकूला व गैर मनकूला, ठीक है। वो सब मरहूम का क्या है? तरका है। सबसे पहले सबसे पहले तजवीज़ तकफ़ीन के अखराजात निकाल लिए जाए, ठीक है भाई। इसके अंदर आप अल्फाज वो भी अपने लगा सकते हैं। तजवीज़ तकफ़ीन के अखराजात मुतवस्सित दर्जे के, इसको आप लिख सकते हैं शरीयत के जो मुताबिक है। फिर इसके बाद देखा जाए मरहूम ने किसी का कर्ज़ अदा करना हो तो कर्ज़ अदा किया जाए, ठीक है भाई। नंबर 3,
जी। यहाँ तक पहुँच चुके हम। जवाब हम लिखना शुरू किया हमने। ये तो तहरीर आपकी आएगी हर जगह पर, ठीक है भाई। मरहूम ने बवक्त इंतकाल जो जायदाद मनकूला व गैर मनकूला छोड़ी है वह सब मरहूम का तरका है। सबसे पहले इस तरके से मरहूम की तजहीज़ व तकफ़ीन के अखराजात निकाले जाएँ। फिर इसके बाद देखा जाए मरहूम ने किसी का कर्ज़ अदा करना हो तो कर्ज़ अदा किया जाए। फिर उसके बाद देखा जाए मरहूम ने अगर किसी गैर वारिस के हक़ में वसीयत की हो तो बाकी माल के सुलुस तक वसीयत पर अमल किया जाए। इसके बाद जो माल बचे उसको अब क्या करना है। मिसाल के तौर पर सवाल वाले ने हमसे पूछा था कि मौलाना साहब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वो रसा के अंदर कौन है, हमारी वालदा हैं और हम 3 भाई हैं और 3 बहनें। हमने मसला बयान किया मिसाल के तौर पर यहाँ पर, ठीक है। कौन है भाई, बीवी है मरहूम की, 3 बेटे हैं और 3 बेटी, 3 बेटे और 3 बेटी। हमने देखा बीवी को कितना मिलता है औलाद की मौजूदगी में, सुमुन। ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, मसला कितने से बनाया, 8 से 8 का सुमुन 1, बाकी बचा कितना 7। अब ये 7 हैं और ऊपर अफराद कितने हैं भाई, देखो 3 ये हैं। बेटे को 2 बनाओ, बेटे को कितने बनाएंगे हम, 2 रूस शुमार करेंगे। ये यानी कितने बंदे हो जाएंगे, ये 6 और ये कितने हैं 9, ठीक है भाई। आप तस्हीह के कायदे के अंदर ये सारी बातें पढ़ चुके हो। जब तस्हीह का मसला हमने बयान किया था, मसले के अंदर तस्हीह करनी हो कि नीचे जो अदद होता है वह कम होता है और लेने वाले अफराद क्या होते हैं भाई, ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ मसले के अंदर क्या करनी पड़ती है, हमारे को तस्हीह करनी पड़ती है। अब हमने तस्हीह करनी है 9 और 7, इनमें हमने निस्बत देखी, कौन सी निस्बत आ रही थी, तबायुन की जब निस्बत हो तो उस अदद रुऊस को असल मसले के साथ ज़रब दे देंगे। 9 8 बोलो भाई, 9 8 72, उसी 9 को 1 के साथ ज़रब दे देंगे, 9 एकम 9, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, 9 अफराद हैं, ठीक, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी यूँ समझ लें कि हर बेटे को कितना मिल रहा है। यहाँ पर ऐसे ही आएगा, देख लें, अगर अलग-अलग लिख लो आप, बेटा बेटा बेटा, बेटी बेटी बेटी, मैंने कहा क्या 18, नहीं ना, हाँ 9 को 7 के साथ ज़रब दी, कितना आया, 9 सते 83 63, अच्छा 63 आ गया ना। तो हर बेटे को कितना मिल रहा है भाई, 14, हाँ हर बेटे को कितना मिला, देखो सही है, तकसीम करके देखो, मोबाइल में देख लो। चौदह जमा 14 भाई करो ना, कैलकुलेट करो, 14 जमा 14 28,
जमा 14 कितने हो गए? 42। 42 और 7 49। 49 और 7 56। 56 और 7 63। तो 63 यानी इनको मिल गए 63 और 9 कितने हो गए भाई? 72। यानी हम यूँ कहें, अब यहाँ आगे क्या करेंगे हम यूँ लिखेंगे, मसला यही था हमारे पास, ठीक है भाई। अब आगे हमने क्या लिखना है, जो माल बचे उसको 72 हिस्सों में तकसीम करके 9 हिस्से मरहूम की बेवा को और 14 हिस्से मरहूम के हर एक बेटे को अलहदा और 7 जमा 7 हिस्से मरहूम की, आपका ये ख़त्म हो चुका है, 7 हिस्से मरहूम की हर एक बेटी को अलहदा दिए जाएं। मरहूम की हर एक बेटी को अलहदा दिए जाएं। आपका मसला पूरा हो गया, जवाब भी पूरा हो गया। समझिएगा बात को भाई, समझ में आ गया आपको? मसला लिखना कैसे आपने, तहरीर यही लिखनी है आपने शुरू में, हर मसले के शुरू में यही आएगी। यहाँ पर आकर तब्दीली हो जाएगी, इस जगह पर क्या आएगी, यहाँ आकर तब्दीली होगी। शुरू से यही लिखना आपने, मरहूम है तो मरहूम लिखो, मरहूमा है तो मरहूमा लिखो, ठीक। मरहूम ने बवक्त इंतकाल जो जायदाद मनकूला व गैर मनकूला छोड़ी, वो सब है को छोड़ दो, बीच में से छोड़ी, वो सब मरहूम का तरका है। सबसे पहले इस तरके से मरहूम की तज़ीज़ तफ़ीन के अखराजात निकाले जाएं। फिर इसके बाद देखा जाए मरहूम ने किसी का कर्ज़ अदा करना हो तो कर्ज़ अदा किया जाए। फिर उसके बाद देखा जाए मरहूम ने अगर किसी गैर वारिस के हक़ में वसीयत की हो तो बाकी माल के सुलुस तक, बाकी माल यानी पहले 2 काम करने के बाद जो माल बचा हुआ उसका सुलुस देखना है, कुल माल का सुलुस नहीं, बाकी माल के सुलुस तक वसीयत पर अमल किया जाए। उसके बाद जो माल बचे, वसीयत करने पर उस पर अमल करने के बाद जो माल बचे उसको 72 हिस्सों में तकसीम करके 9 हिस्से मरहूम की बेवा को, 14 इस तरह आपने जमा लगा लेना, जितने हैं अफराद उतने को कर लेना, ठीक है भाई। 14 हिस्से मरहूम के हर एक बेटे को अलहदा और 7 हिस्से मरहूम की हर एक बेटी को अलहदा दिए जाएं, अलहदा दिए जाएं। यह आपका सवाल जवाब हो गया, ठीक है भाई। ये क्या हो गया भाई, जवाब हो गया। ये इस तरह कर लिया आपने काम। नोट, नीचे नोट लिखना लाजमी तौर पर, नोट। क्या नोट है? नोट ये है कि अगर मरहूम ने बीवी का हक मेहर अदा नहीं किया था तो ये भी कर्ज़ के अंदर दाखिल है। पहले हक मेहर अदा किया जाए, फिर बाद में मीरास तकसीम की जाए, ठीक है भाई। ये आपने ज़रूर लिखना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शोहर ने अपनी ज़िंदगी में हक मेहर अदा
नहीं किया होता, शौहर ने अपनी ज़िंदगी के अंदर हक महर अदा नहीं किया होता, बीवी ने भी अपना हक महर माफ़ नहीं किया हुआ था उसकी ज़िंदगी के अंदर। हाँ, बाद में नहीं, बाद में जब शौहर का इंतकाल हो गया, बाद में बीवी कहती है बा मैंने माफ़ कर दिया बस। अब वो माफ़ क्यों, मरने के बाद माफ़ थोड़ी होगा, अब तो उसका हक बन चुका है इसके अंदर, उसके माल के अंदर उसका हक नाफिज हो चुका है। समझ गए बात को? इसलिए अब नहीं, बल्कि क्या करें, अगर ज़िंदगी के अंदर उसने माफ़ किया हुआ था तो वो तो माफ़ हो जाएगा, और अगर अदा हुआ था अदा हो गया। अगर उसने माफ़ भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी के अंदर और हक महर उसने अदा भी नहीं किया, तो इसी सूरत में पहले क्या किया जाएगा भाई, हक महर अदा करके बीवी को दे दिया जाएगा कि आप ये पहले अपने पास रख लें, बाकी जो माल बचेगा फिर उसको हम मीरास के अंदर तकसीम करेंगे। ठीक है भाई? हाँ, तो क्या लिखा, मरहूम ने बवक्त इंतकाल जो जायदाद मनकूला व गैर मनकूला छोड़ी वह सब मरहूम का तरका है। सबसे पहले इस तरीके से मरहूम की तजहीज़ तकफ़ीन के अखराजात निकाले जाएँ, फिर उसके बाद देखा जाए मरहूम ने किसी का कर्ज़ अदा करना हो तो कर्ज़ अदा किया जाए। फिर उसके बाद देखा जाए मरहूम ने अगर किसी गैर वारिस का हक़ में वसीयत की हो तो बाकी माल के सुलुस तक वसीयत पर अमल किया जाए। उसके बाद जो माल बचे उसको 72 हिस्सों में तकसीम करके 9 हिस्से मरहूम की बेवा को और 14 हिस्से मरहूम के हर एक बेटे को अलहदा और 7 हिस्से मरहूम की हर एक बेटी को अलहदा दिए जाएँ। ठीक, आपने नीचे नोट लिख दिया। नोट, अगर मरहूम ने बीवी का हक़ महर अदा नहीं किया था तो ये भी कर्ज़ के अंदर दाखिल है, पहले हक़ महर अदा किया जाए फिर बाद में मीरास तकसीम की जाए। समझ गए बात को? ये नोट उस वक़्त लिखनी है आपने जब क्या है भाई, ये नोट लिख ही देना है, बस आपने हर जगह पर लिखना है, चाहे शौहर का इंतकाल हो चाहे बीवी का इंतकाल हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होगा ना, बीवी का इंतकाल हो गया है तो आपने उसके अंदर जो जायदाद है जब तकसीम करने के लिए बैठे हो तो आपने उसमें ये भी लिखना है, हाँ अगर शौहर ने अपना बीवी को हक़ महर अदा नहीं किया था वो शौहर के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, वो भी किसके अंदर, तरके के अंदर शामिल किया जाएगा। उसको भी किसके अंदर शामिल किया जाएगा, तरके के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है भाई? हाँ, ये आपने एक तहरीर है, इसको आपने याद भी कर लेनी है, इसको लिखनी है, हर मसले के शुरू के अंदर ये लिखनी है। अभी तो आपने हर मसले के शुरू के अंदर ये चीज़ लिखनी है। हाँ, बाज़ मरतबा ऐसा आएगा कि मसला आपसे जब पूछने के लिए आया है, वो आया है मौलाना साहब हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ था 25 साल पहले, तो हम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, हमारी वालदा भी मौजूद है, अब बताएं किस तरह तकसीम की जाए। तो अब उसने क्या कहा, 25 साल पहले, तो जाहिर सी बात है 25 साल पहले जब तजहीज़ तकफ़ीन हो चुकी है तो अब तजहीज़ तकफ़ीन के अखराजात निकाले जाएंगे क्या? मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर वारिसिन में से किसी ने अपनी तरफ से वैसे ही बस वो कर दिया, या जैसे हमारे यहाँ बिरादरी सिस्टम होता है कि सब लोग मिलकर बस ये सारे काम कर देते हैं, तो ये तबर्रो और एहसान कहलाएगा। मैयत के माल से फिर इसको निकाला नहीं जाएगा। उस वक़्त फिर आपने ये पूरी तहरीर नहीं लिखनी, आपने यहाँ से शुरू करनी है, मरहूम ने बवक्त इंतकाल जो जायदाद मनकूला व गैर मनकूला छोड़ी वह सब मरहूम का तरका है। सबसे पहले इस तरीके से, ठीक है भाई, बस हाँ, सबसे पहले इस तरीके से यहाँ आ जाएं आप। अच्छा, मरहूम तरका है। अब यहाँ से आपने लिखा है अगर मरहूम ने, यहाँ से आ जाए, अगर मरहूम ने किसी का कर्ज़ अदा करना हो तो सबसे पहले उसका कर्ज़ अदा किया जाए। ये वाली जुमला जो है ना बीच का, ये ख़त्म कर देंगे आप अपनी तरफ से। ठीक, ये नहीं कि लकीर के फ़कीर बन जाएं आप, जैसे आपको बताया तो बस उसी के ऊपर चलते जा रहे हैं आप। तो थोड़ा सा आपने दिमाग भी इस्तेमाल करना है जवाब बनाते वक़्त, कि मैं जब जवाब बना रहा हूँ तो उस वक़्त सूरत हाल क्या है। तो आपने फिर यहाँ से शुरू करना है, अगर जो है इसने किसी का कर्ज़ अदा करना, फिर तजहीज़ तकफ़ीन वाली सूरत को ख़त्म कर देंगे आप। अगर इसने किसी का कर्ज़ अदा करना है तो सबसे पहले इस माल में से क्या किया जाए, कर्ज़ अदा किया जाए। फिर उसके बाद अगर किसी गैर वारिस के हक़ में वसीयत की हो तो उसकी वसीयत पर अमल करने के बाद जो माल बचे उसको इस तरह तकसीम करें। समझ गए जी? ये एक मैंने फ़र्ज़ी सूरत आपको बताई है, मसला आपने इस तरीके से लिखना है, इस तरह बयान करना है।
कर लोगे, हो जाएगा। चलिए करते हैं।